नमस्ते। आज हम फ्रांस के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद शख्सियत पर गहराई से बात करने जा रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नमस्ते। बिल्कुल, नेपोलियन एक ऐसा नाम जिसके साथ क्रांति, युद्ध, साम्राज्य और स्थायी बदलाव सब कुछ जुड़ा है। हाँ, और आज हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ विश्वकोश के अंश, कुछ हिस्टोरिकल एनालिसिस, जो उनके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। सही कहा। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से नेपोलियन की पूरी कहानी को समझना। कैसे वो कोर्सिका के एक छोटे से द्वीप से निकलकर फ्रांस के सम्राट बने, उनके बड़े सुधार क्या थे, वो लगातार युद्ध क्यों लड़ते रहे। और आखिर में उनकी लेगेसी, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो कहाँ से शुरू करें, उनके जन्म और शुरुआती माहौल से? हाँ, मुझे लगता है वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। नेपोलियन का जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका के अजाशो शहर में। और दिलचस्प बात यह है कि उनके जन्म से ठीक एक साल पहले 1768 में जेनोआ ने कोर्सिका फ्रांस को बेच दिया था। एग्जैक्टली। तो टेक्निकली वो फ्रांसीसी नागरिक पैदा हुए, लेकिन उनकी जड़ें इटालियन थीं। उनका परिवार बोनापार्ट, जिसे बाद में उन्होंने फ्रेंच स्टाइल में बोनापार्ट कर दिया, और रेमोलिनो, वो कोर्सिका के छोटे कुलीन वर्ग से थे। पिता कार्लो बोनापार्ट वकील थे, और जहां तक मुझे याद है, वो पहले कोर्सिकन स्वतंत्रता सेनानी पास्क्वाले पाओली के समर्थक थे। हाँ, शुरू में थे, लेकिन जब फ्रांस जीत गया तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए फ्रांसीसी शासन का साथ दिया। और शायद इसी वजह से नेपोलियन और उनके भाइयों को फ्रांस में पढ़ने का मौका मिला। अच्छा, तो ये पाला बदलना उनके बच्चों के लिए फायदेमंद रहा। बिल्कुल। और उनकी माँ लिटिशिया, उनका भी बड़ा असर था। काफी अनुशासित महिला थीं। नेपोलियन ने बाद में कहा भी है कि बच्चे का भविष्य हमेशा माँ का काम होता है। सही। तो 9 साल की उम्र में नेपोलियन फ्रांस गए ऑटन में फ्रेंच सीखने के लिए, क्योंकि उनकी मातृभाषा तो कोर्सिकन और इटालियन थी। हाँ, और फिर वो गए ब्रियन ले शातो की मिलिट्री अकादमी। लेकिन सुना है वहां उनके लिए चीजें आसान नहीं थी। हाँ, उनका वो कोर्सिकन लहजा, नाम, उनका राष्ट्रवाद, इन सब वजहों से दूसरे छात्रों ने तंग करते थे, बुली करते थे। बताते हैं कि वो काफी अकेला महसूस करते थे और अपना ज्यादातर वक्त किताबों के साथ बिताते थे। गणित में उनकी खास रुचि थी। शायद यही से उनके अंदर वो एक बाहरी होने का एहसास और एक अलग तरह की महत्वाकांक्षा पैदा हुई। धर्म को लेके भी शंकालु थे, है ना? हाँ, शुरू से ही। फिर 1784 में उन्हें पेरिस की प्रतिष्ठित इकोल मिलिट्री में एडमिशन मिला, आर्टिलरी ऑफिसर बनने के लिए। लेकिन तभी उनके पिता की डेथ हो गई 1785 में। फैमिली पर पैसों की तंगी आ गई। सही। और इसी वजह से उन्हें 2 साल का कोर्स सिर्फ 1 साल में पूरा करना पड़ा। और सितंबर 1785 में वो ग्रेजुएट हो गए। इकोल मिलिट्री से ग्रेजुएट होने वाले पहले कोर्सिकन थे वो। ये अपने आप में एक अचीवमेंट था। बिल्कुल। यहीं से उनके मिलिट्री करियर की फॉर्मल शुरुआत हुई सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर। फिर आया 1789, फ्रांसीसी क्रांति का साल। नेपोलियन ने क्रांति का समर्थन किया। काफी समय छुट्टी लेके कोर्सिका में बिताया, जहां वो जैकोबिन्स, मतलब क्रांति के जो ज्यादा रैडिकल समर्थक थे, उनके साथ जुड़ गए। हाँ, लेकिन कोर्सिका में भी उनके लिए सब स्मूथ नहीं था। वो जो पुराने नेता थे पाउली, जो निर्वासन से लौट आए थे, उनसे नेपोलियन के मतभेद हो गए। किस बात पर? मेनली कोर्सिकन स्वतंत्रता बनाम फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन। पाउली पूरी तरह आजादी चाहते थे, नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति के साथ थे। अच्छा, और ये टकराव इतना बढ़ गया कि 1793 में बोनापार्ट फैमिली को कोर्सिका छोड़कर फ्रांस भागना पड़ा। हाँ, ये उनकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनका वो कोर्सिकन राष्ट्रवाद एक तरह से खत्म हो गया और वो पूरी तरह फ्रांसीसी बन गए। इसी टाइम उन्होंने अपना वो फेमस जैकोबिन समर्थक पैम्फलेट लिखा, लेसू पर द बोकाया। फिर आया उनका पहला बड़ा मिलिट्री ब्रेक, टूलोन की घेराबंदी 1793। वो पोर्ट ब्रिटिश और स्पेनिश कब्जे में था। एग्जैक्टली। और नेपोलियन को वहां आर्टिलरी कमांडर नियुक्त किया गया। यहाँ उनकी मिलिट्री जीनियस पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने क्या किया वहां? उन्होंने न सिर्फ तोपखाने को बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज किया, बल्कि एक सॉलिड प्लान बनाया। एक ऐसी पहाड़ी पर कब्जा करने का प्लान जहां से दुश्मन के जहाजों पर आसानी से बमबारी की जा सके। और प्लान कामयाब रहा। हाँ, बिल्कुल। उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई। टूलोन वापस फ्रांस के कब्जे में आ गया और इस सफलता ने उन्हें सीधे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया। सोचिए, सिर्फ 24 साल की उम्र में। कमाल है, सिर्फ 24 साल। लेकिन फिर जैकोबिन्स का पतन हो गया 1794 में, तो नेपोलियन भी मुश्किल में पड़ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। उन पर भी शक किया गया, कुछ टाइम के लिए गिरफ्तार भी हुए, मगर उनकी किस्मत ने फिर पलटी खाई
अक्टूबर 1795 में पेरिस में। वो 13 वेंडेमियर वाली घटना जब शाही समर्थकों ने विद्रोह किया था। हाँ, वही। रॉयल मोनार्किस्ट पेरिस में नई सरकार नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तब पॉल बैरास नाम के एक पावरफुल लीडर थे जिन्हें टूलॉन में नेपोलियन की काबिलियत याद थी। उन्होंने नेपोलियन को डिफेंस की जिम्मेदारी सौंपी। और नेपोलियन ने तोपों से उस भीड़ को उड़ा दिया, जिसे बाद में ग्रेप शॉट की बौछार कहा गया। हाँ, वो विफ ऑफ ग्रेप शॉट क्रूर था लेकिन इफेक्टिव। इसने ना सिर्फ नेपोलियन को बचाया बल्कि उन्हें नई सरकार डायरेक्टरी का एक तरह से हीरो बना दिया। उन्हें फिर आर्मी ऑफ इंटीरियर का कमांडर बनाया गया और यहीं उनकी मुलाकात जोसेफिन डी ब्यूहार्नेस से हुई। हाँ, जोसेफिन, जो बैरस की पूर्व प्रेमिका थी। नेपोलियन उनसे मिले, प्यार हुआ और मार्च 1796 में शादी कर ली। शादी के ठीक 2 दिन बाद उन्हें इटली भेज दिया गया, आर्मी ऑफ इटली का कमांडर बनाकर। ये भी गजब का टाइमिंग था। बिल्कुल। और इटालियन अभियान 1796-97 तो नेपोलियन के लिए जैसे एक लॉन्च पैड बन गया। हाँ, उन्होंने एक बिखरी हुई हतोत्साहित सेना को जैसे जादू से बदल दिया और फिर एक के बाद एक जीते, पीडमोंट सार्डिनिया को हराया, फिर ऑस्ट्रिया को कई लड़ाइयों में मात दी, लोदी, अर्कोलो, रिवोली की जीत जनवरी 1797 बहुत निर्णायक थी। इसके बाद ऑस्ट्रिया को शांति संधि करनी पड़ी, कैंपो फॉर्मियो की संधि, अक्टूबर 1797। इस पूरे अभियान ने नेपोलियन को फ्रांस में एक नेशनल हीरो बना दिया। सैनिकों ने प्यार से लेपति कपोराल यानी लिटिल कॉर्पोरल कहने लगे थे। हाँ। यहीं से वो नेपोलियन मिथक बनना शुरू हुआ, एक अजेय जनरल। हाँ, लेकिन इसी दौरान उन्होंने वेनिस गणराज्य पर कब्जा करके उसे ऑस्ट्रिया को दे दिया और वहां लूटपाट भी की। हाँ। ये उनकी अवसरवादिता को भी दिखाता है। खैर, इटली के बाद उनकी नजरें गई मिस्र पर। मिस्र अभियान 1798-99 का क्या मकसद था? थोड़ा अजीब नहीं लगता ये मूव? अजीब तो लगता है। इसके पीछे कई वजह बताई जाती है। एक तो ये कि डायरेक्टरी शायद उन्हें पेरिस की पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहती थी। नेपोलियन खुद ब्रिटेन के इंडिया ट्रेड रूट्स को काटना चाहते थे। टीम भी ले गए थे ना? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। 167 साइंटिस्ट्स और स्कॉलर्स उनके साथ गए थे और इसी टीम ने वो फेमस रोजेटा स्टोन खोजा, जिसने बाद में मिस्र की प्राचीन चित्रलिपि हायरोग्लिफ्स को समझने में मदद की। वो इजिप्टोलॉजी का पूरा फील्ड ही खुल गया इससे। बिल्कुल। मिलिट्री लिहाज से देखें तो अभियान मिक्स रहा। पिरामिडों की लड़ाई में उन्होंने मामलुकों को हराया, लेकिन फिर नील नदी की लड़ाई में ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन ने फ्रांसीसी बेड़े को तबाह कर दिया, जिससे उनकी सप्लाई लाइन कट गई। हाँ, सीरिया पर आक्रमण भी असफल रहा। जाफा में कैदियों का कत्लेआम हुआ, एकर की घेराबंदी फेल हुई, प्लेग भी फैला। तो मिलिट्री लिहाज से ये कोई बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिहाज से इम्पोर्टेंट था। फिर उन्हें फ्रांस से खबर मिली कि वहाँ हालात ठीक नहीं है। यूरोप में फ्रांस हार रहा था और डायरेक्टरी सरकार बहुत अलोकप्रिय और कमजोर हो चुकी थी। तो अगस्त 1799 में वो अपनी सेना को मिस्र में छोड़कर सीक्रेटली फ्रांस लौट आए। और उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ, क्योंकि लोग डायरेक्टरी से तंग थे और एक मजबूत लीडर चाहते थे। नेपोलियन ने इस मौके को बुनाया और फिर हुआ 18 ब्रूमेयर का तख्ता पलट, नवंबर 1799। उन्होंने कुछ नेताओं जैसे सीएस के साथ मिलकर डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका और एक नई सरकार बनाई, वाणिज्य दूतावास या कॉन्सुलेट। इसमें 3 कौंसल थे, लेकिन असली पावर पहले कौंसिल के पास थी और वो पद नेपोलियन ने खुद अपने लिए रखा। एक नया संविधान भी आया जिसे जनमत संग्रह में मंजूरी मिली। हालांकि कहा जाता है कि वोटों में हेरफेर हुआ था। तो ये एक तरह की पॉपुलर डिक्टेटरशिप की शुरुआत थी, कह सकते हैं। इस कॉन्सुलेट पीरियड 1799 to 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस में स्टेबिलिटी लाने और कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स करने पर फोकस किया। क्या थे वो मुख्य सुधार? कई थे, जैसे 1801 में पोप के साथ कॉन्कोर्डेट समझौता किया, जिससे क्रांति के दौरान चर्च के साथ बिगड़े रिश्ते सुधरे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया, प्रीफेक्ट सिस्टम लागू किया, एजुकेशन सिस्टम में सुधार किए, लाइसी स्कूल खोले। और सबसे फेमस नेपोलियन कोड या सिविल कोड 1804। ये क्या था और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नेपोलियन कोड शायद उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। इसने फ्रांस के बिखरे हुए पुराने कानूनों को हटाकर एक सिंगल लॉजिकल लीगल सिस्टम बनाया। इसने कानून के सामने बराबरी, हालांकि पुरुषों के लिए ज्यादा, प्रॉपर्टी राइट्स जैसे क्रांति के कुछ सिद्धांत पक्के किए। हवेली, लेकिन इसने महिलाओं के अधिकार कम कर दिए थे ना? हाँ, ये इसकी एक बड़ी आलोचना है। इसने महिलाओं को पति और पिता के अधीन कर दिया।
फिर भी इसका असर फ्रांस से बाहर यूरोप और दुनिया के कई देशों के लीगल सिस्टम पर पड़ा। ये बहुत प्रभावशाली था। इसी दौरान उन्होंने मिलिट्री फ्रंट पर भी जीत हासिल की, जैसे 1800 में मारिंगो की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को हराया। 1802 में एमियंस की संधि से यूरोप में कुछ टाइम के लिए पीस आई। हाँ, और इसी शांति के माहौल में 1802 में उन्हें आजीवन काउंसिल बना दिया गया। अब वो लगभग डिक्टेटर बन चुके थे। लेकिन ये शांति ज्यादा टिकी नहीं। 1803 में ब्रिटेन से फिर युद्ध छिड़ गया और इसी साल उन्होंने अमेरिका को लुइसियाना का विशाल एरिया बेच दिया, लुइसियाना परचेज। हाँ, इसके पीछे शायद पैसों की जरूरत थी और ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका को थोड़ा मजबूत करने का इरादा भी। और फिर 1804 में वो घटना हुई, ड्यूक ऑफ एंघियन का अपहरण और फांसी, जिसने उन्हें सम्राट बनने की तरफ शायद और धकेल दिया। हाँ, ड्यूक बोर्बॉन राजवंश के थे। नेपोलियन को शक था कि वो उनके खिलाफ एक रॉयल साजिश में शामिल हैं। उन्हें जर्मनी से किडनैप करके लाया गया और बिना पुख्ता सबूत के एक दिखावटी ट्रायल के बाद फांसी दे दी गई। इससे पूरे यूरोप के रॉयल हाउसेस में गुस्सा फैल गया होगा। बिल्कुल, लेकिन फ्रांस में इसने नेपोलियन के समर्थकों को ये कहने का मौका दिया कि देखो, दुश्मनों से बचने के लिए और स्थिरता के लिए हमें एक वंशानुगत शासन चाहिए। और मई 1804 में सीनेट ने उन्हें फ्रांसीसी सम्राट घोषित कर दिया। दिसंबर 1804 में नोट्रेडेम कैथीड्रल में उनका ग्रैंड राज्याभिषेक हुआ। हाँ, और वो सीन बड़ा सिंबॉलिक था। पोप पायस 7 मौजूद थे, लेकिन नेपोलियन ने ताज पोप के हाथ से लेकर खुद अपने सिर पर रखा और फिर जोसेफिन को महारानी का ताज पहनाया। ये दिखाने के लिए कि उनकी सत्ता किसी पोप या भगवान की देन नहीं, बल्कि उनकी अपनी कमाई हुई है। एग्जैक्टली। यहीं से नेपोलियन युद्धों का सबसे इंटेंस फेज शुरू होता है। 1805 में तीसरा गठबंधन बना, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन। नेपोलियन ने अपनी ग्रांडे आर्मी को उतारा। उनमें ऑस्ट्रियाई सेना को घेरकर सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और फिर आई उनकी सबसे शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिट्स की लड़ाई 2 दिसंबर 1805, उनके राज्याभिषेक की पहली एनिवर्सरी पर। बैटल ऑफ द थ्री एम्परर्स। उन्होंने रूस और ऑस्ट्रिया की कंबाइंड सेनाओं को बुरी तरह हराया। ये उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस का पीक माना जाता है। इस जीत के बाद तो जैसे यूरोप का नक्शा ही बदल गया। पवित्र रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। हाँ, 1000 साल पुराना एम्पायर खत्म। नेपोलियन ने जर्मनी के राज्यों का राइन परिसंघ बनाया, जो उनके कंट्रोल में था। 1806 में चौथा गठबंधन बना, प्रशिया, रूस, ब्रिटेन। नेपोलियन ने जेना और स्टेट की लड़ाई में प्रशिया को एकदम कुचल दिया। वो अपनी मर्जी से राजाओं को हटा रहे थे, नए राज्य बना रहे थे। बिल्कुल। 1807 में फ्रीडलैंड में रूसियों को हराने के बाद उन्होंने रूसी जार अलेक्जेंडर प्रथम के साथ टिलसिट की संधि की। इस वक्त नेपोलियन अपनी पावर के जेनिथ पर थे। यूरोप का बड़ा हिस्सा या तो सीधे उनके कंट्रोल में था या उनके एलाइज के। उन्होंने ब्रिटेन को अलग थलग करने के लिए वो महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी लागू की थी ना। हाँ, यानी यूरोप के किसी भी देश को ब्रिटेन से ट्रेड करने पर रोक। लेकिन यह सिस्टम कभी पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ और इसने कई देशों को नाराज भी किया। इसी दौरान उन्होंने अपने भाई बहनों को यूरोप के अलग अलग सिंहासन पर बिठाया। जोसेफ को नेपल्स, फिर स्पेन, लुई को हॉलैंड, जेरोम को वेस्टफेलिया, जिसकी काफी आलोचना भी होती है, भाई भतीजावाद की। हाँ, और फिर आई उनकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, स्पेन पर आक्रमण 1808। पुर्तगाल पर कंट्रोल करने के बहाने उन्होंने स्पेन पर कब्जा कर लिया और अपने भाई जोसेफ को राजा बना दिया। और ये उनके लिए बहुत महंगा पड़ा। बहुत ज्यादा। स्पेनिश लोगों ने जबरदस्त गुरिल्ला वॉर छेड़ दिया, जिसे प्रायद्वीपीय युद्ध कहते हैं। इसमें ब्रिटेन ने भी स्पेन की मदद की, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के अंडर। ये युद्ध सालों तक चला और फ्रांस के रिसोर्सेज और मैन पावर को बुरी तरह ड्रेन करता रहा। नेपोलियन ने खुद बाद में इसे स्पेनिश अल्सर कहा। इसी बीच 1809 में ऑस्ट्रिया ने फिर से लड़ाई छेड़ी, 5वां गठबंधन युद्ध। एस्पन एस्लिंग में नेपोलियन को पहली बार बड़ी हार मिली, हालांकि वाग्रम में वो जीत गए। हाँ, और इसी टाइम के आसपास वारिस की जरूरत महसूस करते हुए उन्होंने जोसेफिन को तलाक दे दिया, क्योंकि उनसे कोई बच्चा नहीं था। 1810 में उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी लुइस से शादी की और 1811 में उनके बेटे नेपोलियन II का जन्म हुआ। साम्राज्य अब अपने मैक्सिमम विस्तार पर था। हाँ, 1810-11 का समय उनके साम्राज्य का पीक था, लेकिन ये पीक ज्यादा देर टिका नहीं। 1812 में उन्होंने रूस पर हमला करने का फैसला किया। ये क्यों किया? जार अलेक्जेंडर ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम मानने से इनकार कर दिया था, या पोलैंड पर मतभेद थे। दोनों ही कारण थे, साथ ही शायद नेपोलियन का बढ़ता हुआ ईगो भी। उन्हें लगता था कि वो किसी को भी हरा सकते हैं। और ये अभियान तो एक भयानक डिजास्टर
साबित हुआ। हाँ, भयानक। उन्होंने 6 लाख से ज्यादा सैनिकों की मैसिव आर्मी इकट्ठी की, ग्रांडे आर्मी। रूस पर चढ़ाई की। रूसी सेना पीछे हटती गई और स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, मतलब पीछे हटते हुए फसलें, गांव सब जलाते जाना ताकि फ्रेंच आर्मी को सप्लाई ना मिले। बोरोडिनो की लड़ाई हुई जो बहुत खूनी थी। हाँ, बहुत भारी नुकसान हुआ दोनों तरफ। नेपोलियन मॉस्को पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन शहर लगभग खाली था और उसमें आग लगा दी गई थी। जार ने सरेंडर करने या बात करने से इनकार कर दिया। अब नेपोलियन के पास वापस लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। और फिर शुरू हुई वो विनाशकारी वापसी। कड़ाके की रूसी सर्दी, बर्फ, भूखमरी, बीमारियां और पीछे से लगातार होते रूसी हमले। ग्रैंडे आर्मी लगभग पूरी तरह तबाह हो गई। 6 लाख में से शायद 1 लाख से भी कम सैनिक जिंदा वापस यूरोप पहुंचे। ये नेपोलियन के पतन की असली शुरुआत थी। बिल्कुल। रूस की हार ने यूरोप की बाकी ताकतों को हिम्मत दे दी। प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, स्वीडन सब ने मिलकर छठा गठबंधन बनाया। अक्टूबर 1813 में लाइप्जिग में हुई राष्ट्रों की लड़ाई, बैटल ऑफ नेशंस। इसमें नेपोलियन की जबरदस्त हार हुई। हाँ, ये एक निर्णायक हार थी। इसके बाद गठबंधन सेनाओं ने फ्रांस पर हमला कर दिया। मार्च 1814 में पेरिस पर उनका कब्जा हो गया। अपने ही मार्शलों के दबाव में नेपोलियन को अप्रैल 1814 में सिंहासन छोड़ना पड़ा। पहली बार। उन्हें कहाँ भेजा गया? उन्हें भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है, एल्बा, वहां निर्वासित कर दिया गया। उन्हें सम्राट की पदवी रखने दी गई और द्वीप का शासन सौंपा गया। पर असल में वो एक कैदी ही थे। उनकी पत्नी मैरी लुइस और बेटा ऑस्ट्रिया चले गए और उनसे फिर कभी नहीं मिले। लेकिन नेपोलियन हार मानने वालों में से नहीं थे। फ्रांस में जो नई बॉबरोन राजशाही आई थी, लुई 18 की, वो जल्दी ही अलोकप्रिय हो गई। लोगों को क्रांति के बाद के बदलाव खोने का डर था। नेपोलियन को लगा कि उनके पास वापसी का एक चांस है। फरवरी 1815 में वो एल्बा से भाग निकले। और फिर शुरू हुआ वो ड्रामेटिक पीरियड जिसे 100 दिन कहते हैं। बिल्कुल। वो करीब 1000 वफादार सैनिकों के साथ फ्रांस के दक्षिणी तट पर उतरे और उनका पेरिस तक का मार्च किसी चमत्कार से कम नहीं था। लुई डेविड दी 17 ने जो सेनाएं उन्हें रोकने भेजी, वो रास्ते में वीव लंपरर चिल्लाते हुए उनके साथ शामिल होती गईं। लुई डेविड दी 18 को भागना पड़ा और नेपोलियन बिना गोली चलाए फिर से पेरिस में फिर से सम्राट बन गए। यूरोप की बाकी शक्तियां शौक में थीं, लेकिन उन्होंने तुरंत 7वां गठबंधन बनाया। नेपोलियन ने भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश वेलिंगटन और प्रशियाई ब्लूचर सेनाओं को अलग अलग हराया जाए, इससे पहले कि वो एक साथ मिलें। इसलिए उन्होंने बेल्जियम पर हमला किया। और फिर आई वो आखिरी निर्णायक लड़ाई, वॉटरलू, 18 जून 1815। हाँ, वॉटरलू एक क्लोज फाइट थी, लेकिन आखिर में वेलिंगटन और देर से पहुंचे ब्लूचर की कंबाइंड फोर्सेस ने नेपोलियन को हरा दिया। ये उनके करियर का, उनके साम्राज्य का अंत था। 22 जून 1815 को उन्होंने दूसरी और आखिरी बार सिंहासन त्यागा। इस बार मित्र राष्ट्रों ने कोई चांस नहीं लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें बंदी बनाकर ब्रिटिश कब्जे में ले लिया गया और सुदूर दक्षिण अटलांटिक महासागर के एक वीरान द्वीप सेंट हेलेना भेज दिया गया, दुनिया के सबसे रिमोट प्लेसेस में से एक। सेंट हेलेना में उनका जीवन कैसा था? काफी कठिन था। वो लॉन्गवुड हाउस नाम की जगह पर रहे, जो सीलन भरी और खराब हालत में थी। ब्रिटिश गवर्नर हडसन लो उन पर कड़ी निगरानी रखते थे और उनके साथ नेपोलियन के रिश्ते बहुत खराब थे। यहीं उन्होंने अपने संस्मरण लिखवाए। अपनी कहानी को अपने नजरिए से बताने की कोशिश की, अपनी लेगेसी को शेप देने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। उनका श्वास लगातार गिरता गया और 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मौत का कारण क्या बताया गया? पेट का कैंसर। हाँ, ऑफिशियल कारण पेट का कैंसर ही था, जिससे उनके पिता की भी मौत हुई थी। हालांकि बीच में आर्सेनिक पॉइजनिंग की थ्योरी भी चली थी, लेकिन अब ज्यादातर हिस्टोरियंस कैंसर वाली बात ही मानते हैं। और उनके अवशेषों को बाद में फ्रांस वापस लाया गया। हाँ, 1840 में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें पेरिस के लेज़िन वैलेट्स में दफनाया गया, जहां आज भी उनका मकबरा है। तो अगर हम नेपोलियन के व्यक्तित्व को समअप करने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे? स्रोत उन्हें कैसा दिखाते हैं? बेहद जकल, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। एक तरफ असाधारण इंटेलिजेंस, फिनोमिनल मेमोरी, गजब की ऑर्गेनाइजिंग स्किल, इंस्पायरिंग लीडरशिप। दूसरी तरफ असीम महत्वाकांक्षा, सत्ता की भूख, गुस्सैल स्वभाव और कई बार क्रूरता भी। हाँ, बिल्कुल। वो रियलिस्ट थे, लेकिन बाद में शायद जिद्दी और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए।
अपने सितारे में, अपनी डेस्टिनी में बहुत यकीन करते थे। उनकी इमेज भी बहुत आइकॉनिक है। वो उनकी खास बाइसॉन हैट, उनकी वर्दी। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ने उन्हें लिटिल बोनी कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की, पर असल में उनकी हाइट एवरेज थी उस समय के हिसाब से। हाँ, वो एक मिथ है। और उनके सुधार, हमने नेपोलियन कोड की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, एजुकेशन सिस्टम, बैंक ऑफ फ्रांस, लीजन ऑफ ऑनर, इन सब का फ्रांस और दुनिया पर परमानेंट इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, और मिलिट्री स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने कई इनोवेशंस किए, जैसे कोर सिस्टम का इस्तेमाल। लेकिन उनकी विरासत का मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है, जैसा हमने शुरू में कहा था। एक तरफ वो आधुनिकीकरण लाए, क्रांति के कुछ आइडियाज जैसे मेरिटोक्रेसी, लीगल इक्वालिटी फैलाएं, स्थायी संस्थाएं बनाएं। दूसरी तरफ उनके लगातार युद्धों ने यूरोप को तहस-नहस कर दिया, लाखों लोग मारे गए। उनका शासन अथॉरिटेरियन था, सेंसरशिप थी, पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाया जाता था, महिलाओं के अधिकार कम किए गए, कॉलोनीज में स्लेवरी को फिर से लागू किया, जो क्रांति के आदर्शों के खिलाफ था। और जीते हुए इलाकों का शोषण भी किया। हाँ, उनसे पैसा और संसाधन वसूलें। तो वो हीरो थे या विलन, एक महान सुधारक या एक तानाशाह? शायद वो ये सब कुछ थे, अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों के लिए। उनके कामों ने यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को भड़काया, जर्मनी, इटली में, लैटिन अमेरिका की आज़ादी पर भी इनडायरेक्ट असर डाला, मॉडर्न वॉरफेयर और लॉ को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी दिखाती है कि इंडिविजुअल टैलेंट और विल पावर कितना कुछ अचीव कर सकती है, लेकिन अनचेक्ड एम्बिशन कितना खतरनाक हो सकता है। कैसे एक अकेला इंसान इतिहास का रुख मोड़ सकता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। बिल्कुल। आज भी इतिहासकार इस पर बहस करते हैं कि क्या उनकी अचीवमेंट्स उनके द्वारा लाई गई तबाही और ह्यूमन कॉस्ट को जस्टिफाई करती हैं। ये सवाल शायद हमेशा रहेगा। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। ऐसी और गहरी पड़ताल के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। विचार फैले, भले ही उन्होंने खुद सत्तावादी शासन किया। क्या ये विरोधाभास दिखाता है कि विचार अपने प्रवर्तक से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।